बच्चों, हम लोगों ने जो है रे ऑप्टिक्स चालू कर दिया था और रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन कर लिया था, रिफ्रैक्शन में काफ़ी कुछ कर लिया था। रिफ्रैक्शन में हमने एपरेंट डेप्थ तक कर लिया था, एपरेंट डेप्थ नॉर्मल विजन और एपरेंट डेप्थ एंगुलर विजन। आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो जूम सेशन में आप डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो मैं आपसे अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो अभी तक का जो मैटर है उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कुछ भी, तो वो हमेशा डिस्कस किया करो। जूम सेशन में डाउट जरूर डिस्कस किया करो, ये ध्यान रखो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। कि लेटरल शिफ्टिंग क्या होती है। देखो, लेटरल शिफ्टिंग ऑफ रे, इस पर बहुत सवाल आते हैं। लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो देखो, ये चीज़ हमने पहले भी वैसे करी हुई है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन नहीं करी थी हमने। यानी मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका कोई सॉलिड मटेरियल है और इसकी थिकनेस मान लीजिए टी है। तो ये सॉलिड मटेरियल है, इसकी थिकनेस हमने टी मान ली है, और अब यहाँ पर नॉर्मल है। आपकी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आपका आई है। ये क्या है? आपका आई है। और ये आपका आर है। ये आपका आर है और ये आपका आई है और ये आर है और ये आपका फाइनल एंगल है। तो ये देखिए, अगर मान लो यहाँ एयर है और यहाँ डेंस मटेरियल है, कुछ भी डेंस मटेरियल है, व्हाटएवर, ग्लास में भी, वाटर में भी, और जो भी है, यहाँ पर आपका फाइनल एंगल आई ही होगा। यानी ये आई है तो ये आई होगा, अगर यहाँ एयर है तो अगर फाइनल मीडियम सेम है तो आपकी रेज पैरेलल जाएंगी। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, बहुत सारे मटेरियल लेके बताई थी। ये एंगल शायद ज़्यादा बना दिया क्या अपन ने? मुझे लगता है ये एंगल आई और ये एंगल आई, ये ज़्यादा बना दिया एंगल हमने, तो रे जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी अपनी। चलो मैं उतना ही एंगल बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको आप ऐसे बनाइए। हाँ, अब शायद सही है। तो ये एंगल आई ही होगा, मतलब जितना ये था उतना ही होगा, अगर एयर मीडियम सेम है तो। ये ध्यान रखिए, मतलब इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, पक्का। तो चलिए, अब हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखना क्या हो रहा है। फाइनली ये दोनों रेज पैरेलल होंगी। अच्छा, पैरेलल होंगी तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। यानी कि जो रे हमारी, अगर ये सारा सामान यहाँ ना होता, अगर ये डेंसर मीडियम यहाँ ना होता, होता ही नहीं तो सीधी जाती। तो अगर नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन है इसलिए ये यहाँ के बजाय अब यहाँ जा रही है। जाएगी पैरेलली, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, लेकिन पोजीशन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो गई। अब वो यहाँ जाएगी। इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं? लेटरल शिफ्टिंग को आप किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दो, एक्स से कह दो कि लेटरल शिफ्टिंग इज एक्स। तो मैं यहाँ से इसको एक्स कह देता हूँ, एक्स कह देता हूँ। अब मैंने कहा ये आई है, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? ये वाला एंगल आई माइनस आर होगा। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, इसको मैंने x कहा है ना। अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ से ऐसा कर दूँ, ये x है, तो फिर मैं इसको a कह सकता हूँ, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट x का पता लगाना है। तो अब x का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? मैं ये वाली जो पॉइंट है ना, इसका नाम रख देता हूँ P। देखो, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ P और इसका नाम रख देता हूँ Q। अब मैं मान लेता हूँ PQ बराबर D। तो सपोज PQ बराबर D, ऐसा मान लेते हैं, है ना। हाँ, जिससे हमको एक कैलकुलेशन का बेस मिल सके ना। तो आप देखिए, PQ बराबर D है। अब जब PQ बराबर D है तो मैं कहूँगा कि साइन I माइनस आर। ध्यान दो, PQ बराबर D हुआ ना बेटा, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ D है। तो A है ये चीज़, ओके। ये वाला तो A माना ना अपन ने, ये चीज़ हमने A मानी है।
और ये चीज़ हमने x मानी है। ओके, ये आपका r है और ये t है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से आप ज़रा चेक करना, मैं लिख रहा हूँ साइन i माइनस आर, प्लीज़ चेक करना मुझे। साइन i माइनस आर इक्वल टू एक्स अपॉन डी, हमारा टारगेट x है, ध्यान देना। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ cos r इक्वल टू t अपॉन डी। हाँ, अब सही है काम, cos r इक्वल टू t अपॉन डी, है ना। अच्छा जी, और ये पूरा का पूरा क्या था, एंगल I था, ये I था। आपके पास में cos r आ गया। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कह दूँगा कि ये साइन I है ना, और ये cos r है, तो अपना क्या फार्मूला होता था, अपना फार्मूला होता था म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन r, साइन I अपॉन साइन r होता था, ये फार्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन r इक्वल टू क्या आया, साइन r इक्वल टू आया साइन I अपॉन म्यू। एक्चुअली हमें आंसर जो देना है ना, वो म्यू के फॉर्म में देना है, तो साइन r इक्वल अपॉन साइन म्यू आया। अब देखो cos r क्या हो जाएगा, आप सोचिए जरा अपने आप। cos r हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर r। साइन स्क्वायर r क्या आएगा, साइन स्क्वायर I अपॉन म्यू, साइन स्क्वायर I अपॉन म्यू आएगा, राइट। अच्छा, अब जब आपके पास साइन स्क्वायर I अपॉन म्यू आ गया, ये साइन I माइनस आर है और ये x और t है, तो देखिए दोनों चीज़ों को मैं ज़रा यहाँ पर एक बार जो है हम चेक करते हैं। तो देखो क्या होने वाला है, होने वाला क्या है, होने वाला कुछ नहीं है, आप इसमें डिवाइड कर दो, तो ये x अपॉन टी आएगा जी, हटाओ, हाँ x अपॉन टी आएगा, है ना। तो x अपॉन टी आएगा तो क्या आया, ये आया साइन I माइनस आर अपॉन कॉस r। ये फंडामेंटल चीज़ हुई है आपकी। अब बाकी आपका कन्वर्जन का अपना तरीका है कि आप किसको किस में कन्वर्ट करते हो। तो देखिए, अगर आप r को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जनरली आपको जो है ना I दिया हुआ होगा, r गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो देंगे, क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया जाता है 90% केसेज में, म्यू दिया जाता है 90% केसेज में, r नहीं दिया जाता। r आपको पता करना पड़ता है, वही तो है ना। तो पता कर लो आप, r और पुट कर दीजिए। आप r पता नहीं करना चाहते, फॉर्मूला बना के छोड़ दो। लेकिन ये है ना, ज़िंदगी में कितने फॉर्मूले याद करोगे। मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक की सफिशिएंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर एक फार्मूला बन रहा है, तो आपकी ज़िंदगी फिर फार्मूलों में लटकी पड़ी रह जाएगी। और इतने भैया याद होते नहीं है, फार्मूलों में मिसिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे तो इतना डर लगता है कि फार्मूले में कुछ भी ऊपर नीचे प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है, तो मत करो फॉर्मूले याद। आप है ना, कंसेप्ट को पकड़िए, आपको ये पता है साइन I अपॉन साइन r म्यू होता है, बस आपको r पता लग जाएगा। r पता लग जाएगा, आप वैल्यू रखिए I की और r की, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है, और वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप इसको है ना, जैसे क्या है बुक्स में दे रखा है इसका फॉर्मूला, मैं आपको बताऊँ। बुक्स में पता है क्या कर रखा है, x को करना है तो x अपॉन टी तो हो गया, चलो x आप t उधर ले जाएंगे। अब बुक्स वालों ने क्या कर रखा है, साइन I को I ले रखा है, और r की जो है ना ये वाली वैल्यू लिख करके कॉस इनवर्स दिस बकवास लिख रखी है अंदर, और कॉस r को लिख रखा है। ये तो सब मैथमेटिक्स के लोग जानते ही हो ना, हम क्या करेंगे। मतलब बुक को क्या करना है, टीचर को क्या करना है, कुछ नहीं, ये मैथ्स का काम है, इट इज़ मैथमेटिक्स टोटल। फिजिक्स का तो अंत यही हो गया, बाकी तो मैथ्स के गेम है, खेलते रहो मैथमेटिक्स से। चलिए, इसके बाद में हम एक रिफ्लेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये समझ लो उस पर है ना 50 सवाल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम TIR कहते हैं, TIR, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे किसी डेंसर से रेयरर में जाती है, ध्यान दीजिए, डेंसर से रेयरर में, तो कभी कभी वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर में। तो वो वाली केस देखना है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई कांच का स्लैब है, ये कोई कांच है ना, और यहाँ मान लो इधर की तरफ एयर है, तो ये मान लो रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास है या डेंसर मीडियम है, व्हाटएवर, राइट।
अब आपकी लाइट कहाँ से आ रही है? डेंसर से आ रही है। कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे कैसे केस होंगे। मान लीजिए ये आपका कोई नॉर्मल है, अगर रे ऑफ लाइट यहां आती है, ध्यान से देखिएगा, अगर रे ऑफ लाइट यहां आती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर, क्योंकि रेयरर में लाइट रे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, ये आई था। अब अगर मैं आई को बढ़ा दूं, तो अगर मैं आई को इंक्रीज कर दूं तो आर भी इंक्रीज होगा। अगर मैं आई को इंक्रीज कर दूं तो आर भी इंक्रीज होगा, है ना। अगर मैं आई को और इंक्रीज करूं तो आर और इंक्रीज होगा, आर और इंक्रीज होगा। देयर विल बी अ पर्टिकुलर आई, जबकि आर जो है ना 90 डिग्री हो जाएगा, आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आर। दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, आई इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो देखिए टी आई आर को मैं समझा रहा हूं आपसे, क्या है, बड़ा सिंपल सा चीज है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light enters from denser to rarer, when a ray of light enters from denser to rarer, then R is greater than I. R is greater than I. If now I increases, then R decreases. I increases, then R decreases. नहीं सॉरी, I increases, then R also increases, है ना, R also increases. तो on increasing I gradually, on increasing I angle of incidence gradually, R increases so that at a specific value of I, R becomes 90 degree. R becomes 90 degree. This specific value of angle of incidence, हाँ जी, this specific value of angle of incidence, this specific value of angle of incidence for which R is equal to 90 degree is called what? Is called this specific value of angle of incidence for which R equal to 90 degree is called what? Is called angle of critical angle. Is called critical angle C. क्रिटिकल एंगल C. इसका मतलब ये हुआ कि C इज क्रिटिकल एंगल. C इज क्रिटिकल एंगल when angle of incidence is C, and this is what? This is angle of incidence for refraction from denser to rarer. ये ध्यान रखना, rarer to denser मत कर देना कहीं, denser to rarer मतलब light ray is coming from denser trying to go into rarer, जाएगी नहीं जाएगी वो एक अलग कहानी है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर टू रेयर, है ना. देन R इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप देखिए,
म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर टू रेयर। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयर। तो आप देखिए कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयर है ना, तो मैं इसमें बात करूंगा साइन आई अपॉन साइन आर, अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? साइन आई को लिखेंगे सी और साइन आर को लिखेंगे क्या? अच्छा, डेंसर टू रेयर करना है ना, ये ध्यान रखो, ये डेंसर टू रेयर है भैया, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेंसर टू रेयर। तो ये साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन सी, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू डेंसर टू रेयर। ध्यान दीजिए, हमने कहा या हमने इसको प्रूव किया है कि साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज म्यू डेंसर टू रेयर। आपको मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है वो रेयर टू डेंसर होता है, डेंसर टू रेयर नहीं देते हैं सवालों में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। मीन्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, म्यू रेयर टू डेंसर विच इज जनरल, तो ये होगा 1 अपॉन साइन सी। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेज में जो देने की परंपरा है, एक कन्वेंशन है, एक कस्टम बना हुआ है, रेयर टू डेंसर देते हैं। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर with respect to rarer, refractive index of denser with respect to rarer is mu rarer to denser, it is equal to 1 upon sin c। अच्छा, refractive index of rarer with respect to denser is what? Is mu what? Denser to rarer होगा, इट इज इक्वल टू साइन सी। हमेशा ध्यान रखिए, रेयर टू डेंसर ग्रेटर देन 1 होता है और डेंसर टू रेयर लेस देन 1 होता है। बिल्कुल होगा भी, साइन की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी और 1 अपॉन साइन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये सब चीज़ें इसे कहते हैं मतलब क्रिटिकल एंगल। अब हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो मैं अगले पेज पर चलूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, TIR। when angle of incidence, when angle of incidence I becomes, when angle of incidence I becomes more than angle of incidence, angle of more than critical angle, more than critical angle। ध्यान दो, when angle of incidence I becomes more than critical angle, when light ray is to refract from denser to rarer, from D to rarer, समझ जाओ, denser to rarer। when angle of incidence I becomes more than critical angle, when light ray is to refract from denser to rarer, then ray of light gets totally internally reflected from डेंसर टू डेंसर मीडियम, डेंसर से आई थी, डेंसर से ही वापस चली गई, है ना। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड TIR, इसे TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, 100% लाइट, in this case 100% light is totally
रिफ्लेक्टेड। ये बात है, इसकी खास बात ये है कि इसमें जरा सी भी लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जाती। जैसे जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% रिफ्लेक्शन करे, 100% रिफ्रैक्शन करे। हमने बताया था आपको कि कोई भी ऐसा मीडियम नहीं जो 100% लाइट को बाहर निकाल देगा, अपने अंदर से पास करा देगा, कोई भी। लेकिन इस केस के अंदर 100% रिफ्लेक्ट होती है। ये मतलब एक लाइट की अलग तरह की प्रॉपर्टी है, राइट। और इसमें इन दिस केस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड। सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना इसमें काम आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं आता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम आते हैं। देखिए क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा मज़ेदार सी चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास मान लो कांच था, ग्लास था, है ना। अब ग्लास में से आपके यहाँ से लाइट आ रही है, ये मान लो आपका नॉर्मल है ना। तो लाइट आ रही है, अगर मान लीजिए आपका एंगल कम है तो लाइट चली जाएगी उधर, है ना। यहाँ पर 100% पार नहीं होगी लाइट, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ 90% बाहर निकल सकती है, 10% रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। यहाँ फिर आपने बढ़ाया तो फिर आपका ये एंगल यहाँ से बढ़ा। फिर जब आपका I = C होगा तो यहाँ आपने मान लो I = C कर दिया, तो अब ये आपकी एकदम स्ट्रेट यहाँ से जाएगी। ये आपका 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज़्यादा कर दिया, बस अब उधर नहीं जाएगी लाइट, अब तो सारी लाइट। अच्छा, अब देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन C, तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज मोर देन C। मोर देन C के लिए तो फिर भैया लाइट जो है ना 100% उधर ही चली जाएगी पूरी की पूरी, और ऐसा सीन होगा। और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू I। यानी कांच में से आया, कांच में ही चला गया, मतलब रेयर में घुसा ही नहीं लाइट। इसे TIR कहते हैं, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ व्यू या एरिया ऑफ विजिबिलिटी। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ विजिबिलिटी है क्या। एक मिनट जरा, ठीक। तो देखिए एरिया ऑफ विजिबिलिटी क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका एक तालाब है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई मछली है, मछली होती है तालाब में, या चलो कुछ भी डला हुआ है जी, कुछ ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं बाहर से, बाहर हैं आप, आपकी आंख बाहर, पानी से बाहर, और तालाब के अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो मान लीजिए h है। अब देखो क्या सीन बनने वाला है। आप इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ तो देखोगे तो एकदम दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, एकदम सामने। थोड़ा सा इधर जाएंगे तो भी दिखाई देगा, थोड़ा और इधर जाएंगे तो भी दिखाई देगा, थोड़ा और इधर जाएंगे तो भी दिखाई देगा। एक ऐसा हाल होगा कि फिर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी कर लो। तो देखिए क्या होगा, मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका वाटर एयर इंटरफेस है, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, राइट। ये इंटरफेस है। अब क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से इसको ऐसा किया तो मान लो ये आई जो है, ये वाला, ये मतलब यहाँ पे होगा ना नॉर्मल, ये जो है आई, ये मान लो लेस देन C है। अगर आई लेस देन C है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो भैया फिर तो जाएगी रे बाहर और आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। आपको भले ही वो ऊपर दिखे नीचे दिखे, वो एक अलग चीज़ है। डेप्थ चेंज हो सकती है कि आपको H के बजाय H' दिखाई देगी, एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी, लेकिन दिखेगा आपको। सामान जो है यहाँ पर जो रख रखा है, मछली है या जो भी है, वो दिखाई देगा। मान लो यहाँ पे डायमंड रख रखा है तो वो भी दिखाई देगा, राइट। अच्छा, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप
कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित होगा कि यहाँ से आपने ऐसा सीन बनाया कि साहब आई बहुत बढ़ गया है, एंड दिस आई इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, मतलब जस्ट इक्वल टू सी है, नॉट मच ग्रेटर बट इक्वल टू सी है, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए। वी वांट टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ विजिबिलिटी, क्योंकि हमने टॉपिक क्या डाला, एरिया ऑफ विजिबिलिटी, तो हमें लिमिट ऑफ विजिबिलिटी चाहिए। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये लाइट ऐसे चली जाएगी या फिर ऐसे आ जाएगी। अभी दोनों ही केस में आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि लाइट आपकी आंख तक जा ही नहीं रही है, दिखेगा कैसे। ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट कहलाता है, और ये जो पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, पॉइंट पी। अब ये जो सी पी है ना, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विजिबिलिटी। तो ध्यान दीजिए, सी पी इज द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ विजिबिलिटी, इसी में दिखाई देगा सामान, बस, है ना। तो देखिए, मैं अगर इसको कहूं स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विजिबिलिटी, सर्कल ऑफ विजिबिलिटी, तो ध्यान दो क्या होने वाला है। ये रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ विजिबिलिटी है, और ये आपका एंगल आई है ना, एंगल आई है। आर तो आपका 90 डिग्री है ही, और ये आपका आई है, बिल्कुल है। तो मैं कहूँगा कि टेंजेंट आई इक्वल टू आर अपॉन एच। ओके, तो देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ टेंजेंट आई इक्वल टू आर अपॉन एच, ये आ गया। ओके, अच्छा, टेंजेंट आई इक्वल टू आर अपॉन एच आ गया, तो मैं इसको कहूँगा साइन आई अपॉन कॉस आर, साइन आई अपॉन कॉस आर। ये आर अपॉन एच जो है ना बेटा, ये साइन आई अपॉन कॉस आर है। मैं इस साइन आई को साइन आई लिख देता हूँ, और कॉस आर जो है, एक मिनट जरा, टेंजेंट आई जो है वो आर अपॉन एच तो है, बिल्कुल, टेंजेंट आई आर अपॉन एच है। ओहो, ये गलत लिख दिया ना, टेंजेंट आई आर अपॉन एच है, ठीक है। अब अपन उसको म्यू को लाएंगे ना यहाँ पे, ये टेंजेंट आई आपका आर अपॉन एच है, इसे हम साइन आई अपॉन कॉस आई बोलेंगे, साइन आई अपॉन कॉस आई बोलेंगे, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि जो आपका म्यू आने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसे क्या बोलोगे आप, क्योंकि म्यू की जनरली एक कस्टम है, एक रिवाज है, परंपरा है कि रेयर टू डेंसर बात की जाती है, डेंसर टू रेयर बात नहीं की जाती है। लेकिन आप जो है ना, दोनों चीज़ें के अंदर एक्सपर्ट रहिए, क्योंकि कभी पता नहीं क्या बात की जाए। म्यू रेयर टू डेंसर है, इसका मतलब म्यू 1 अपॉन म्यू डेंसर टू रेयर है, यहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो आप इसे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। ये बात, ये साइन आई अपॉन। अब यहाँ क्या हो रहा है आपका कि जो साइन आई है वो तो साइन आई है, और साइन आर आपका 90 डिग्री है, इसे आप साइन सी कह दीजिए। सी माने क्रिटिकल एंगल, ये आपका 1 है, करेक्ट, और ये आपका टेंजेंट आई है, तो यहाँ भी क्रिटिकल एंगल है। अब आप ये कहिए कि जो ये सब है, ये सब क्रिटिकल एंगल है, तो आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर अपॉन एच, आर अपॉन एच इट इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी, आई इक्वल टू सी लिख दिया। और आपको पता है कि सी बराबर ये है, तो आप बस लिख दीजिए सीधा। सी को क्या लिखेंगे आप, ये इसको आप इन्वर्स करके लिखेंगे, या इसको ये आप सीधा लिखेंगे। तो लिखने का जो परंपरा है वो यही है, आप लिखेंगे इसको म्यू रेयर टू डेंसर। म्यू रेयर टू डेंसर इज ऑलवेज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रेयर टू डेंसर, मतलब रेयर टू डेंसर। ओके, अब जब आप इसको करेंगे, स्क्वायर आएगा यहाँ पे स्क्वायर आएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आर अपॉन एच आएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू रेयर टू डेंसर स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास में आर बराबर आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट म्यू रेयर टू डेंसर स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास।
ये हो गया। अच्छा, जब आपके पास में ये चीज़ आ गई है ना, तो इससे अब आप आर निकाल सकते हो। आर निकाल सकते हो तो एरिया ऑफ विजिबिलिटी आ ही जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। वो कोई इशू है ही नहीं, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। चलिए, इसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही आज अच्छी सी चीज़ बताने वाला हूँ, ऑप्टिकल फाइबर, कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आजकल इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ऑप्टिकल फाइबर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा अच्छा चीज़ है, क्योंकि अपन ने आज एक चीज़ पढ़ी, पता है क्या? इन TIR, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 100% EM वेव यानी लाइट, 100% EM वेव यानी लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपकी लाइट एनर्जी का लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का लॉस नहीं होता, 100% निकल के आता है। तो देखिए क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, बहुत बारीक सा जो है ना कमाल होता है, और ये समझ लो कि उस कमाल ने ये पूरी जो है ना वर्ल्ड की लाइफ बदल दी है आज, है ना। वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो मटेरियल डाला गया है वो इस तरह से कमाल करके डाला गया है, और उसका जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एक बार डाल दिया उस पर और फिर वो कई किलोमीटर तक चलता रहता है। देखिए क्या है, मैं इसको जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको एक्सटेंडेड बना रहा हूँ, क्योंकि होता तो बहुत पतला सा है। आप देखो आपके घरों में आजकल सबके ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है। वो फाइबर कनेक्शन का जो तार आता है कितना पतला सा तार होता है, उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर बहुत कमाल है। देखिए क्या कमाल है मैं बताता हूँ। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है ऑप्टिकल फाइबर का, ये लंबाई होती है, मतलब इधर लेंथ होती है, और ये लेंथ कई मीटर कई किलोमीटर तक होती है ना, हज़ारों किलोमीटर तक होती है। यहाँ से लेकर के मुंबई तक, मुंबई से लेकर के लंदन तक लाइन बिछी हुई है आजकल। तो ये इस तरह से ये, और ये इसको कहते हैं यहाँ पे क्लेडिंग, और ये है आपका सॉफ्ट मटेरियल, नहीं सॉरी, ये हार्ड मटेरियल है और वो सॉफ्ट मटेरियल है, इसे कहते हैं क्लेडिंग, और इसे कहते हैं कोर, इसे कहते हैं क्लेडिंग। तो देखिए है क्या, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपका वायर है, पतला वायर होता है बहुत, ये मैंने तो बहुत मोटा बनाया है साहब, मैंने तो बहुत मोटा इसलिए बनाया ना कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी तो ये बहुत पतला होता है। मान लीजिए इसकी एक्सिस ये है ना, क्लेडिंग है इसका, ये रेयरर मीडियम है, क्लेडिंग रेयरर होती है, और ये क्या है, ये डेंसर है। अब देखिए वैसे तो अगर आप EM वेव को भेजेंगे ना, तो EM वेव में क्या मुसीबत होती है कि धीरे धीरे जा करके इंटेंसिटी गायब हो जाती है। हाँ, जैसे आज मैंने यहाँ से बोलूँ तो इंटेंसिटी गायब हो जाएगी, आप तक तो पहुँचेगी नहीं मेरी आवाज़। अगर जैसे अपन जनरली भी हर लाइट की, हर रे की इंटेंसिटी गायब होती है, कमज़ोर होती है। सन से जो लाइट चलती है वो सन के पास में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है, धरती माता तक आते आते बहुत कम इंटेंसिटी हो जाती है, और भी बहुत कम इंटेंसिटी हो जाती है। यहाँ तो क्या होगा कि 100% जो है ना कहीं इधर उधर जाएगी नहीं लाइट। एक बार आपने TIR चालू कर दिया तो जब तक जाएगी TIR होती ही रहेगी, है ना। तो बहुत ही मस्त चीज़ है। देखिए क्या होता है, अब ये आपका डेंसर मीडियम है, वो आपका रेयरर मीडियम है। देखिए ये आपका नॉर्मल है, इसे एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ये नॉर्मल है। अगर आपने एंगल कम रखा तो क्या होगा, एंगल कम रखा तो कुछ नहीं होगा, लाइट जो है क्लेडिंग में निकल जाएगी और नमस्ते हो जाएगी, आपको कुछ मिलने जाना नहीं, यानी बर्बाद हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एंगल लेना पड़ेगा जो कि आपका C से ज़्यादा हो। तो दिस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इट शुड बी सो दैट वहाँ पे जो आएगा ना एंगल वो आपका C से ज़्यादा हो, यहाँ वाला नहीं। इसको हम कहेंगे थीटा एंगल, इट इज़ नॉट दैट एंगल, इसे कहेंगे हम थीटा एंगल। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से जब इसको यहाँ पे डाला, अच्छा सॉरी, ये एक्चुअल में यहाँ तो एयर है आपका, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस पे होगा ना TIR। तो ध्यान दीजिए TIR यहाँ होगा, इस जगह पे, यहाँ पर TIR होगा, यहाँ पर TIR होगा, यहाँ पर TIR होगा,
टी आई आर, जगह जगह होता ही रहेगा कई किलोमीटर तक। तो आप देखिए क्या है कि मान लो ये एंगल ऑफ थीटा है। अब आपका ये एंगल ऑफ थीटा की एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इसके बाद अगर आपने किया तो फिर आपका टी आई आर नहीं होगा। तो देखिए ये मान लीजिए आपने यहाँ पे आई रखा, ये आपका एयर है, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, आर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ये आपका आर हो गया है ना, आर हो गया। अब आपका ये है एक्चुअल में असली एंगल, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्रिटिकल। तो अब क्या होगा इससे कि अब यहाँ टी आई आर हो जाएगा। बस एक बार आपने टी आई आर करवा दिया ना, तो बस फिर जिंदगी भर टी आई आर ही होगा, फिर तो कई मीटर कई किलोमीटर तक टी आई आर ही होता रहेगा और लाइट का जरा सा भी लॉस होने वाला नहीं है। यानी जितनी इंटेंसिटी से गया है उतनी इंटेंसिटी तक मिलेगा। राइट, एक मिनट जरा, ठीक है। तो आप बात को समझिए कि यहाँ से हमें इस थीटा की वैल्यू को फिक्स करना है, इस थीटा की वैल्यू को अरेंज करना है और इस थीटा की वैल्यू को ऐसा अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि ये क्रिटिकल एंगल से बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो फिर तो उधर चला गया, क्लैडिंग में जाने से रोकना है, यानी रेयर मीडियम में जाने से रोकना है। तो उसके लिए टी आई आर मस्ट है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से थीटा दिया, यहाँ से आर हुआ, तो सबसे पहले तो मैं इस थीटा और आर का रिलेशनशिप सेट करूँ। ठीक, ये आपका जो सी है ना, या ये वाला एंगल, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 90 माइनस आर, करेक्ट। ये आर है और ये, तो दिस एंगल इज 90 माइनस आर एंड दिस 90 माइनस आर, दिस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, फिर आपका काम बन जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो अब हम सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम कहेंगे म्यू इज म्यू वन बोलो उसको। म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, है ना। अच्छा, अब जब म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर आ गया, अब अपन बात करते हैं क्लेडिंग की। तो क्लेडिंग में क्या होने वाला है कि उसका भी कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा, तो उसको हम म्यू टू बोल देते हैं। म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग विथ रेस्पेक्ट टू कोर, ये आएगा। अब जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो थीटा। हमारा इंटरेस्ट थीटा में है, क्योंकि थीटा अगर हमने एक बार अरेंज कर दिया ऐसा कि टी आई आर हो गया, तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर वर्क कर जाएगा, नहीं तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क नहीं करेगा। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है ना, और इसके ऊपर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बन गई है ना। बिलियंस ट्रिलियंस का बिजनेस हो रहा है, ये है साइंस। बात बड़ी सिंपल सी, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर। इसमें मैं कहूँगा साइन थीटा अपॉन साइन आर, हाँ जी। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ध्यान दो, ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर refractive index of material of core with respect to refractive index of material of core with respect to what? Refractive index of material of core with respect to एयर, क्योंकि वो एयर पे हो रहा था ना अपना। ध्यान दो, एयर, ये एयर था, एयर से एक एंट्री थी और कोर के मटेरियल में गया था, तो ये म्यू वन है आपका। अब आपको जो है ना इंटरेस्ट जिसमें है ना वो आर में है, आर में है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका आर क्या आएगा ये बताओ, आपका आर आएगा 90 माइनस,
आप जरा बताओ आर कितना आएगा 90 माइनस सी आपकी लिमिट में आएगा। अच्छा आर को अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आर जब उधर जाएगा तो सी आपका इधर आएगा, है ना। तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, राइट। तो देखो μ1 आपका है साइन थीटा और साइन आर आपका क्या आएगा, साइन आर आपका आएगा साइन 90 माइनस सी। बस अब आप निकालते रहो, बस आपका काम हो गया। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या आ गया एक्चुअल में साइन थीटा बराबर बड़ी सिंपल सी चीज़ आ गई, μ1 एंड व्हाट कॉस ऑफ सी। यहाँ पे अब आपको फैसला ये करना है ग्रेटर है या स्मॉलर, वो अभी अपन 2 मिनट में कर देंगे, है ना। तो साइन थीटा जो आपका आया वो कितना आया, μ1 कितना है, μ1 तो आपका μ1 है, करेक्ट। अब आपका कॉस सी जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन थीटा जो आपके पास में आ रहा है कैलकुलेट करके वो आ रहा है μ1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को हम बोलेंगे 1 अपॉन म्यू क्लेडिंग, है ना, क्लेडिंग टू कोर, है ना। तो ये μ2 है, μ2 स्क्वायर, μ2 स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है। अब आप देखो कि ये जो है यहाँ पे मैंने जो ये इक्वल टू साइन लगाया है, यहाँ आगे मैं ये साइन लगाऊं या ये साइन लगाऊं, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, 1 मिनट के अंदर सोचना है। और कहाँ से सोचेंगे ये हम यहाँ से विचार करेंगे। देखो आप बताइए अगर ये थीटा बढ़े इधर की तरफ बढ़े, है ना, तो थीटा अगर इधर की तरफ बढ़ेगा तो आप सोचो क्या होने वाला है, ये आर जब थीटा ज़्यादा होगा तो अगर थीटा ज़्यादा होगा तो ये आर क्या होगा बताओ, ये आर थोड़ा ऐसे होगा, ये आर थोड़ा ऐसे होगा तो ये एंगल घटेगा ना, ये एंगल घटेगा तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, यानी कि ये जो थीटा है वो बढ़ना नहीं चाहिए, इससे कम होना चाहिए। थीटा बढ़ गया तो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा पूरा। कैसे, यहाँ से जैसे ही थीटा बढ़ा तो ये रे ऐसे गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बढ़ गया, तो वहाँ का एंगल कम हो गया। और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो आपका सारा प्रोजेक्ट फेल है, ऑप्टिकल फाइबर काम ही नहीं करेगा, निकल गया सामान जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप कर रहे हो। तो इसलिए आपका ये थीटा जो ना मैक्सिमम वैल्यू आई है, यानी कि आपका थीटा अब इससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम साइन ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, यानी साइन थीटा इससे कम होना चाहिए। तो आप लिख दीजिए कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू μ1 एंड अंडर रूट 1 अपॉन μ2 स्क्वायर। आप देखो μ1 क्या है, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एक का। μ2 क्या है, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू कोर, ये आपका जो है ना μ2 है। इस तरह से आपका ये ऑप्टिकल फाइबर काम करे, यानी सिंपल सा प्रिंसिपल है जी, कुछ नहीं है। कंसेप्ट को पकड़ोगे ना तो बातें याद रहेंगी। वैसे फॉर्मूले याद मेरे को कभी नहीं रहते, आपको भी कभी याद नहीं होंगे। और देखिए फॉर्मूलों का बात ये है सिंपल सी कि 80-90% फॉर्मूले हमको याद हो जाते हैं। तो 80-90% फॉर्मूले हमें क्यों याद हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उसका यूज होता है। अब जैसे TIR, अब TIR में साइन सी इज इक्वल टू म्यू डेंसर टू रेयर एंड 1 अपॉन म्यू रेयर टू डेंसर। ये आपको याद हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्यों, ये आपको इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि अब आपको इसके 10-20 सवाल अभी निकाल देंगे, DPPs में हैं, कई सारे सवाल हो जाएंगे। तो ये बस 10-20 सवाल हुए तो आपको वो फॉर्मूला याद हो जाता है। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं,
नहीं होते हैं, फिर वहाँ फॉर्मूला याद नहीं होता है। इसलिए आप फॉर्मूला याद करने के चक्कर में मत पड़ा करो, है ना। जिस फॉर्मूले को आपके दिमाग में घुसना है, जिस फॉर्मूले को आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसना है, वो अपने आप घुसेगा, अपने आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं घुसना है वो नहीं घुसेगा, ठीक है, उसके लिए भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यानी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको आवश्यकता किस चीज़ की है? आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उतने फॉर्मूले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाएंगे, बस आपका काम बन गया, ठीक है। तो यही करना है। अब देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर वाली बातें हो गई। मैं अब इसके बाद में आपका ये है ना क्या बोलते हैं, TIR वाला काम कंप्लीट हो गया, TIR वाला काम कंप्लीट हो गया। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं अब, ये है ना क्या नाम है, HCV खोलिए, HCV का पेज नंबर 401 खोलिए तेजी स्पीड से। तो HC वर्मा पेज नंबर 401, पेज नंबर 401 जो है ना, एक मिनट जरा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी वर्ड आउट एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 देखो आप। एग्जाम्पल 5 है आपका, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट है। ये कह रहे हैं कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कोई सॉलिड मटेरियल दे रखा है और इधर एयर है, ऊपर भी एयर है, इधर भी एयर है। अब यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से इन्होंने लाइट को क्या किया है, इंसिडेंट किया है एंगल थीटा पर। अब ये इस एंगल थीटा की ऐसी वैल्यू चाह रहे हैं कि मैक्सिमाइज, कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए यहाँ से दूसरी सरफेस से। तो ये लो, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ जी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आएगी, ये रेयर है, डेंसर में आएगी, तो आर यहाँ पे घटेगा, तो अब यहाँ पर ये आकर के कुछ आएगा। अब देखिए ये आपका आई है, I1 है या थीटा है, ये बेटा आर होगा, ये आर होगा, मैं इसको I1 कह देता हूँ, I1। अब ये आर है, ये I2 है, ये I2 है। हमारी डिजायर क्या है, हमारी डिजायर है दिस I2 शुड बी ग्रेटर देन C या इक्वल टू C, तो भी चल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ मैं इक्वल टू नहीं लिख रहा, इक्वल टू से थोड़ा सा मतलब ग्रेटर साइड में रखना है हमारे को, तो फिर आपका TIR हो जाएगा, और नहीं तो फिर TIR नहीं होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कोई सवाल नहीं है रिफ्लेक्शन का, हो सकता है वो चैप्टर के अंदर हो, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ बड़ा सिंपल सा काम हो रहा है कि ये आपका यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, तो हम म्यू को पता है क्या कहते हैं, म्यू को जनरली हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये हमेशा जनरली ऐसा ही होता है, एयर। तो ये 1/sin c है, तो म्यू इक्वल टू क्या है, ये 1/sin c है। अब जब ये 1/sin c है तो म्यू इक्वल टू अब ये जो है ना, जैसे यहां से आपको दो केस लेने हैं। सबसे पहले तो आप स्टेप वन, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। स्टेप 1 की बात करिए आप, तो सबसे पहले यहां पर म्यू की जब बात करेंगे तो म्यू इक्वल टू आएगा sin थीटा अपॉन sin r, ये आ गया आपका। अब ये sin r जो है ना वो 90 - c होगा, तो आप देखो sin थीटा इज sin 90 - c, तो 90 - c यानी कि म्यू आपका कितना आ गया, sin थीटा अपॉन cos c, है ना। अब इन्होंने क्या कहा, अच्छा वैल्यूज़ दे रखी हैं क्या इन्होंने, ओहो वैल्यूज़ दे रखी हैं इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं, वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो एयर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 म्यू, तो वो तो होता ही है। डेंसर मीडियम का इन्होंने म्यू दे रखा 1.25, तो आप एक काम करो, इसको 1.25 लिख दीजिए म्यू को। साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1.25 इंटू साइन कॉस सी।
इन्होंने सी की वैल्यू दे रखी है क्रिटिकल एंगल की। अच्छा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। देखिए कैसे निकालूंगा मैं, इंटू कॉस सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे सी चाहिए, आई वांट सी। तो पता है मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा मैं यहाँ पे 1.25 लिख दूँगा। देख रहे हो तो कितनी मस्त चीज़ है ये। 1.25 हो गया, 1.25 यानी 5/4 हो गया। अब आप सोच लो 5/4 होते ही क्या हो गया, साइन सी बराबर 4/5 हो गया है ना। तो साइन सी बराबर आ गया 4/5। अब जब साइन सी बराबर 4/5 आ गया तो सी बराबर कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया है ना। 4/5 53 डिग्री, आप यहाँ पे 53 डिग्री दीजिए, कॉस 53। तो बेटा ये आएगा आपका साइन थीटा बराबर 1.25 और कॉस 53 कितना होगा, कॉस 53 आएगा 3/5 और ये 5/4 है। तो मुझे लगता है कि साइन थीटा आपका हो जाएगा 3/4। बस, तो थीटा शुड बी लेस देन या ग्रेटर देन। ये फैसला आप यहाँ से नहीं करेंगे, ये फैसला आप यहाँ से करेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन। इसका फैसला टेक्निकल करो आप, है ना, कि हमें अब ठीक है हमारे पास आ गया साइन थीटा 3/4। अब देखो अगर आपने अगर इस थीटा को आप और इंक्रीज करो, जरा करो एक बार करके देखो क्या घटना होती है। आपने थीटा इंक्रीज कर दिया, थीटा इंक्रीज करने पर आपका ये आर इंक्रीज हो गया। अब सोचो आपका ये आर इंक्रीज हो गया, इस वाले एंगल का हाल क्या होगा। ये वाला एंगल आपका क्रिटिकल से कम हो गया, क्रिटिकल से कम होते ही तो फिर लाइट इधर निकल जाएगी, फिर आपका TIR खत्म। यानी कि दिस थीटा शुड नॉट गो मोर, दिस थीटा शुड बी लेस। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पे लिखिए थीटा शुड बी लेस। तो थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स 3/4। देखना जरा क्या आंसर दे रखा है HC वर्मा जी ने, चेक करिए। थीटा, एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू यानी थीटा शुड बी लेस देन, करेक्ट, यही लिख रखा है। तो इट इज गुड, मतलब ये एकदम ठीक बात हो गई। अब देखिए अगला सवाल देखो इनका कि क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं द राइट प्रिज्म इज टू बी मेड बाय सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मटेरियल एंड द एंगल्स A and B are so that B is less than A as shown in the figure. It is desired that a ray of light incident normally on AB, correct, emerge parallel to the incident direction after two internal reflections. What would be the minimum refractive index mu for this to be possible? For mu equal to 5/3, is it possible to achieve this with एंगल इक्वल टू 60 डिग्रीज? ये आपके पास में एक इन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया है कि ऐसा एक मटेरियल है, तो आपको सबसे पहले तो इस मटेरियल को अरेंज करना है कि कौन सा मटेरियल है ऐसा। फिर इन्होंने एक अपने आप मटेरियल सजेस्ट किया है 5/3, उसको चेक करना है कि क्या ऐसा हो जाएगा उस मटेरियल के साथ में। देखो सीन क्या है, सीन ये है कि ये आपका एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ मटेरियल है जिसमें इन्होंने कहा है कि एंगल B इज स्मॉलर देन A। ये एंगल A है। लाइट सबसे पहले यूँ आनी है, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ से इन्होंने 90 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट किया। बेटा 90 डिग्री पर कोई लाइट आती है ना तो स्ट्रेट जाती है, यानी ये लाइट जो यहाँ से आ रही है वो सीधा यहाँ आ जाएगी बिना रुके, बिना टिल्ट हुए, कोई डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होने वाली, सीधी यहाँ आएगी। अब ये एंगल 90 डिग्री है, सोचिए जरा, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी 90 माइनस A। इस एंगल का नाम इन्होंने A कहा है। हाँ, इस एंगल का नाम A, इसको थीटा बोला है इन्होंने, एक्चुअल में थीटा बोला। देखो आप ड्राइंग चेक करते रहो आप, है ना। और ये थीटा बोला है, ये 90 माइनस थीटा हो गया एक तरीके से। चलो ये रख दो, थीटा रख दो। अब आप यहाँ देखो, इसको क्या करना है, TIR करवाना है। तो ये आपका 90 माइनस A हो गया, ये आपका सॉरी थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। TIR होना है तो ये भी थीटा होगा पक्का। हाँ, ये तो एक मिनट, TIR होना है ना भैया, तो सेम एंगल आना, ये ध्यान रखना।
ये भी थीटा होना है। अब ये थीटा होना है, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाओ आप। एक बात बड़ी पक्की होगी अब कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल, मैं इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। देखना 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 देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा। आपका ये वाला जो एंगल है ये भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी नीड TIR हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। यहाँ भी TIR ही चाहिए हमको। तो यानी गेम ऐसा है कि ये यूं आए और फिर यूं निकल जाए, तो यहाँ भी हमें TIR चाहिए। यानी यहाँ भी आपको 90 माइनस थीटा। तो अब आपको ये बताना है, देखिए अब हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट है थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ये दोनों चाहिए हमको, क्योंकि दोनों सरफेसेस पर हमें TIR कराना है। तो यानी ऐसा हमें बैलेंस करना है, ऐसा हमको बैलेंस करना है। तो अब देखो सुनो, ये ग्रेटर है थीटा और ये स्मॉलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने कहा है एंगल A इज ग्रेटर देन B, तो इसका मतलब थीटा बड़ा एंगल है, तो नेचुरल 90 माइनस थीटा छोटा एंगल होगा, है ना। अच्छा, अब बड़ा एंगल तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर छोटा एंगल 90 माइनस थीटा स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो फिर बड़ा वाला तो अपने आप ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा ना। ये उसमें सोचना क्या, असल सोचने का तो यहीं पे प्लान है इसका मतलब। तो क्योंकि ये अगर सेटिस्फाइड हो गया तो वो तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगा, इसलिए डोंट थिंक फॉर दैट, थिंक अपॉन दिस, राइट। तो हमें ऐसा चाहिए कि दिस शुड बी ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन सी। ये हमारी डिजायर है। एक बार चेक कर लो डिजायर को कि कहीं हम गलत डिजायर तो नहीं कर रहे। ध्यान दो, यहाँ से आया एंगल, बेटा ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है और ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, करेक्ट। अब ये थीटा हमें ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल चाहिए, क्योंकि TIR करवाना है तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा चाहिए। ओके, 90 माइनस थीटा भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा चाहिए। इन्होंने कहा है कि A ग्रेटर है, यानी कि थीटा ग्रेटर देन, इन्होंने कह दिया 90 डिग्री है, तो मोर एंगल ये है ना, निश्चित रूप से क्या स्मॉलर एंगल होगा। तो आप ये पता कर लो, बस काम खत्म, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा साइन 90 माइनस थीटा इज साइन सी, एंड बेटर है कि इसे आप ग्रेटर देन कह दें। हाँ, यस, तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन साइन सी, और साइन सी आपका क्या होता है जी, साइन सी 1/μ होता है। इन्होंने क्या कहा है, बस ठीक है, तो इसका मतलब तो म्यू आपका आ गया डायरेक्ट, है ना। देखना जरा म्यू आ गया क्या। मैं लिख रहा हूँ म्यू को मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट जरा ध्यान देना, कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल देन म्यू, है ना। नहीं, सेक थीटा है ना, कॉस थीटा नहीं, सेक थीटा इज लेस देन इक्वल देन म्यू, यानी कि आपका म्यू जो है ना ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, कॉस सेक थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपकी जो म्यू है ना, बस यही आपकी लिमिट है, सेक थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं जरा एस शिवराम जी ने क्या कहा है, कहाँ है जी, What should be the minimum refractive index for this is to possible। ठीक है, अब इन्होंने थीटा को 45 डिग्री अपने आप ही ले लिया क्या। कंसिडर द रे इंसिडेंट ऑन AB ग्रेटर देन द इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल शुड बी लेस देन थीटा एज वेल एज 90 माइनस थीटा, सो थीटा शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ द थीटा और दिस, करेक्ट, एकदम सही है। हाँ तो ठीक है, ओके, एज मिनिमम थीटा इज दिस, ठीक है,
अब देखो ये जो बात है ना कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि 45 डिग्री इन्होंने लिख करके ये लिख रखा है, इन्होंने पता है क्या कर रखा है, इन्होंने कह रखा है म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल देन √2। तो क्या किया इन्होंने, थीटा को 45 लिख दिया, थीटा को 45 करके ऐसा कर दिया। अच्छा ऐसा होगा क्या? हाँ बात तो वैसे ठीक लग रही है। देखिए कैसे बात ठीक कैसे लग रही है, बात ठीक आपको ड्राइंग से समझ में आएगी। ये थीटा अगर 45 से ज़्यादा, ये तो है ही 45 से ज़्यादा, ये तो है ही 45 से ज़्यादा, है ना। तो अगर आपका जो है थीटा, ये सॉरी म्यू जो है, अगर आपका म्यू, ध्यान दो, म्यू जो है ना वो ग्रेटर देन √2 हो जाए, अगर ग्रेटर देन √2 हो जाए, अगर तो आपका ये 1/sin जो है ना ये ग्रेटर देन √2 होगा। इसका मतलब sin c जो है ना आपका वो लेस देन 1/√2 होगा। सोचिए लेस देन 1/√2 होगा, इसका मतलब c लेस देन 45 डिग्री होगा, और ये होते ही हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल c लेस देन √45 होगा ना, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा और वो कम हो जाएगा, ये 45 से ज़्यादा हो जाएगा, वो 45 से कम हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन आ जाती है, यानी c शुड बी ग्रेटर देन 45। ये आपका कंडीशन करेक्ट है। तो ये बात इनकी ठीक लग रही है एस सी वर्मा जी की। अब आगे कह रहे हैं ये कि अगर म्यू इतना हो जाए कि 5/3, चेक कर लेते हैं, म्यू को 5/3 कर दिया, तो ज़रा साइन सी निकालो। बी वाला केस, बी वाले केस में इन्होंने म्यू को कह रखा है 5/3, तो 1/sin c होगा ये, तो साइन सी कितना हो जाएगा 3/5। 3/5 का मतलब है c 37 डिग्री हो जाएगा, राइट। हाँ तो चलेगा, डन। हाँ ये 4/5, 5/4 होता तो काम बिगड़ जाता, क्योंकि 45 डिग्री से हमें कम रखना है ना। तो c 37 डिग्री आ गया, तो 37 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, बढ़िया 38 39 भी हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इट इज़ पॉसिबल। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या बोल रहे हैं, ये साइन 37 डिग्री हो गया। एज द फिगर सजेस्ट दैट वी कंसिडर द साइन 37 डिग्री हुआ ना, एक मिनट, तो साइन 37 डिग्री हुआ हमारा, 37 डिग्री क्रिटिकल एंगल हो गया, 37 डिग्री क्रिटिकल एंगल हो गया, ये 45 से ज़्यादा है, तो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, ये मना कर रहे हैं क्या? एस सी वर्मा जी क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस इज 30 डिग्री। नहीं, वो केवल उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ सही है, वही कह रहे हैं, हमारी वाली बात ही कह रहे हैं। वो तो आगे वो 30 डिग्री पर बात कर रहे हैं कि अगर ये इससे हो जाए तो फिर क्या होगा, वो एक आगे की कहानी है। आप पढ़ लीजिए एक बार, है ना, प्लीज रीड दिस थिंग। एक्चुअल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो रीड इट, और रीड इट करके आपको अगर मान लो कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो जूम सेशन में, राइट। इसके बाद में जो है ना एग्जाम्पल 7 आपको मैं नहीं करा रहा, क्योंकि एग्जाम्पल 7 तो हमको क्लियर है ही। ध्यान दो, एग्जाम्पल 7 जो है ना SCVG का, तो ये तो आपको क्लियर है ही कि जो आपका शिफ्ट आता है वो डेल्टा टी आता है, तो डेल्टा टी इक्वल टू टी माइनस टी डैश आपको हमने पढ़ा दिया, अच्छी तरह से पढ़ाया है, टी अपॉन म्यू, तो टी इंटू 1 माइनस म्यू हो जाएगा। इनकी एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो हमने पढ़ाया वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इस पर भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8 जो है ना SC वर्मा जी का, पेज नंबर 402 पर, 402 ही है ना, हाँ 402 पर। इसमें क्या किया है इन्होंने, यहाँ एक प्लेन मिरर लगाया है, आप देखिए, और यहाँ पर इन्होंने कुछ रखा है, शायद बाल्टी में पानी भर दिया होगा, है ना। हाँ ये पानी इन्होंने D डेप्थ तक भर दिया, D डेप्थ तक इन्होंने पानी भरा है, और ये है H। अब ये कह रहे हैं कि एक बार जरा सवाल पढ़ लो। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, अ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट हाइट h अबव द बॉटम ऑफ द बीकर, राइट, कंटेनिंग द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा बेटा, है ना, राइट, अप टू हाइट d, द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बॉटम पर कुछ रख दो जी, बॉटम पर कुछ रख दो, सिक्का विक्का कुछ भी। अब आप इसकी इमेज इस मिरर के अंदर बनाइए। तो चलो जी, मिरर में इमेज बनानी है, यहाँ पे इमेज बनानी है, कितनी दूर बनेगी, ये वाली हाइट, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो बड़ा आसान है, देखिए ये h है और ये h है, तो ये कितना है, h माइनस डी है, ये h माइनस डी है।
तो मैं इसकी एपरेंट डेप्थ निकाल रहा हूं, तो डी डैश इज डी अपॉन म्यू। तो मिरर को बॉटम कितनी दूर दिखाई देगा, है ना, तो एपरेंट पोजीशन ऑफ द बॉटम, एपरेंट पोजीशन ऑफ द बॉटम इज व्हाट, इट इज h माइनस डी, तो देखो एयर है, h माइनस डी तो एयर है, ये चीज है, तो ये हो जाएगा प्लस डी अपॉन म्यू, ये एपरेंट पोजीशन, बस इतनी ही दूर अंदर इमेज बनेगी, तो इमेज की पोजीशन भी यही होगी। देखना आंसर क्या है, हाँ वही होना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया था, एक वो किया था कि काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी, फिर हमने सबकी डेप्थ निकाली थी और फिर जो है ना शिफ्ट निकाली थी। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो नेट डेप्थ कितनी आएगी, नेट डेप्थ जो थी हमारी वो आई थी T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन ये T डैश, तो T2 अपॉन म्यू 2 एंड T3 अपॉन म्यू 3, ये आई थी म्यू 3। अच्छा, एक्चुअल थिकनेस कितनी थी टोटल, अगर एक्चुअल थिकनेस की बात करते हैं तो एक्चुअल थिकनेस थी हमारी T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आपको वो चाहिए डिफरेंस डेल्टा T, तो डेल्टा T चाहिए आपको, तो T माइनस टी डैश कर दीजिए। T माइनस टी डैश में क्या हो जाएगा आपका, T1 आ जाएगा एंड 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 एंड प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 एंड प्लस T3 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 3, ये आ जाएगा, ये चीज़ आ गई, राइट, ये डेल्टा T आ गया। बस इस तरह से आपका ये हो जाता है, राइट। चलो, तो ये हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट रे। चलिए ये सब जो है ना आप लोग एक बार करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल 9 जो है, एग्जाम्पल 9 भी TIR का ही है ना, तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है ना। एग्जाम्पल 10 को करने की कोशिश करें आप, प्लीज़ ट्राई एग्जाम्पल 10। और ध्यान दीजिए, आपका जो जूम सेशन होता है ना, उसमें आपको अगर इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो पूछ लीजिएगा, राइट। ओके, आज के लिए काफ़ी है।